Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. So this is sixth lecture of structure of atom. In this lecture, we are going to study about Bohr's atomic model. But first of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets, and lecture PDFs which help in revision, weekly tests, and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So start करते हैं हम आज का लेक्चर. See, Bohr's atomic model, it is based on quantum theory of radiation and classical law of physics. क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स के हिसाब से जैसे हमने देखा था कि रुदरफोर्ड ने बताया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम आज देख रहे हैं इट इज एक्सप्लेन्ड बाय रुदरफोर्ड, बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे. सो ड्रॉबैक क्या थे हम देखते हैं. जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो एनिमेशन में कि हो क्या रहा है. यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए न्यूक्लियस पे आके कोलाइड हो रहा है. सो होता क्या है, रुदरफोर्ड ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं, बट ये फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन रुदरफोर्ड के पास नहीं था. अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स, चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है सो इसने एनर्जी रेडिएट करना चाहिए. सो जैसे आप यहाँ पे ग्लो देख सकते हो, इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी रेडिएट करते हुए स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए न्यूक्लियस से कोलाइड हो रहा है. बट इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं हो रहा था, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो रहा था. तो इसका रीजन रुदरफोर्ड के पास नहीं था. सो उसका एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन से. सो बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमें एग्जैक्टली क्या पता चल रहा है. इट गेव न्यू आइडिया ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड एमिशन ऑफ शार्प स्पेक्ट्रल लाइन. हमने प्रीवियस लेक्चर में स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में सुना है, स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने एमिशन लाइन के बारे में देखा था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में देखा था. सो आप ये लेक्चर देखने के पहले एक बार प्रीवियस लेक्चर डेफिनेटली रिवाइज कीजिए, देन ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा. सो बेसिकली बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमें किसके बारे में समझ में आ रहा है, अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. किसके बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन की जा रही है. सो आइए देखते हैं कैसे. कुछ इसके पोस्टुलेट्स हैं. सो पहला पोस्टुलेट दिया हुआ है, द एटम हैज सेंट्रल मैसिव कोर न्यूक्लियस. इसमें हम देख सकते हैं कि एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत स्मॉल होता है. इट इज अराउंड 10⁻⁻15 मीटर विच इज इक्विवेलेंट टू 1 फर्मी. सो इतना छोटा होता है एटॉमिक न्यूक्लियस. एंड अगर एक साइज ऑफ होल एटम की बात करें तो होल एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर विच इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम नॉट. It is equal to 1 Fermi, and this is equal to 1 10⁻⁻10 meter is equal to 1 angstrom knot. So देखा जाए तो न्यूक्लियस एटम के कंपैरिजन में 1 लाख टाइम स्मॉलर होता है. सो कितने का डिफरेंस है दोनों के साइज में, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर साइज में, कि न्यूक्लियस इज 1 लाख टाइम स्मॉलर देन एटम, एंड पूरा एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है. इतने छोटा सा न्यूक्लियस जो एटॉमिक साइज से 1 लाख टाइम छोटा है, उसमें उसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है. इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स. हम देख सकते हैं यहाँ पे एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. इलेक्ट्रॉन कोई भी पाथ फॉलो नहीं कर रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, देन वो थोड़ा ऊपर गया, देन थोड़ा नीचे आया. ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं. एटम जो है, एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं. सच ऑर्बिट आर नोन एज स्टेबल ऑर्बिट और नॉन रेडिएटिंग और स्टेशनरी ऑर्बिट. रिमेंबर,
जब फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सो ये कोई भी इसमें से रेडिएशन नहीं हो रहा है, इसमें से एनर्जी ना इवॉल्व हो रही है, ना इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। जब ये किसी स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, स्टेबल ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, सो उसमें कोई भी एनर्जी ना एब्जॉर्ब हो रही है ना एमिट हो रही है, तभी वो स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। इसलिए उसे क्या कहा गया है, नॉन रेडिएटिंग और स्टेशनरी ऑर्बिट। एंड अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का अराउंड द न्यूक्लियस। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अब फिक्स मोशन में ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो न्यूक्लियस पे है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज। सो ऑपोजिट चार्ज के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं हो रहे हैं। तो ये फिक्स्ड ऑर्बिट में क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे एक सूडो फोर्स एक्ट हो रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे एक सूडो फोर्स एक्ट हो रहा है विच इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सूडो फोर्स होता है। अब शायद आप ये टर्म पहली बार सुन रहे होंगे, तो इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। सूडो फोर्स होता क्या है, जैसे कि आप अगर बस में ट्रैवल कर रहे हो, सपोज बस में आप बैठे हो एंड बस रुकी हुई थी, ऑल ऑफ अ सडन बस स्टार्ट हो रही है, तो आप बैकवर्ड जर्क फील कर रहे हो, दैट इज इमेजिनरी फोर्स, और एक वो बहुत स्मॉल इंस्टेंट के लिए एक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या एक्ट हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है। अगर हम व्हीकल को टर्न ले रहे हैं, व्हीकल टर्न कर रहे हैं, सो टर्निंग के टाइम हम बेंड होते हैं, हम टर्निंग के टाइम क्या हो रहे हैं, आउटवर्ड बेंड हो रहे हैं। सो आउटवर्ड बेंड क्यों हो रहे हैं, टू बैलेंस द फोर्सेस। सो बेसिकली तो बस वाला एग्जांपल शायद आपको समझ में आया हो कि हम जैसे बस में बैठे हुए हैं एंड बस ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट हो रही है, सो हमने बैकवर्ड जर्क फील किया। सो बैकवर्ड जर्क जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इमेजिनरी फोर्स, जो बहुत स्मॉल इंस्टेंट के लिए एक्ट हो रहा है। सो यहाँ पे हर इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। सो इलेक्ट्रॉन का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर है, इसीलिए ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोलाइड हो रहा है, ना इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जा रहा है, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंसिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो इस वजह से न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन कोलाइड नहीं हो रहे हैं। देन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर electron can move only in those permissive orbit in which angular momentum of electron is an integral multiple of h by 2 pi। angular momentum किसके बराबर होना चाहिए, यहां पर क्या कहा गया है कि angular momentum ऑर्बिट का किसके बराबर होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है एंड सो ऑन, h अपॉन 2 पाई, वेयर h स्टैंड फॉर, h क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग प्लैंक्स कांस्टेंट, इट इज रिप्रेजेंटिंग प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है, h की वैल्यू होती है अराउंड 6.626 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड। सो ये है h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड। सो h अपॉन 2 पाई के बराबर इसकी वैल्यू होती है एंगुलर मोमेंटम की। सो मैं आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ा एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। वी नो मोमेंटम, जो स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड में है उन्हें ऑलरेडी एंगुलर मोमेंटम का मीनिंग पता होगा, बट जो न्यू स्टूडेंट है, जो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, मैं उनके लिए बता देता हूं एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, यहां पर कोई अगर ऑब्जेक्ट से सेंटर से r डिस्टेंस पे है एंड इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, सो इसका मास, अगर मैं सपोज ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज रेडियस r, एंड हमें पता है इसकी जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी हमेशा अलोंग द टैंजेंट होती है, लीनियर वेलोसिटी अलोंग द टैंजेंट होती है। अगर यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का फोर्स कैंसिल हो जाए, न्यूक्लियस हम रिमूव कर दे, तो इलेक्ट्रॉन सीधा चले जाएगा। या फिर आप इस तरीके से सोच सकते हो, अगर आपने एक थ्रेड से स्टोन को टाई किया है, आप उसे सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो, अगर स्टोन गलती से छूट जाता है तो वो सीधा जाएगा,
सो दैट इज लीनियर वेलोसिटी, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी हमेशा कहाँ होती है? अलोंग दी टेंजेंट। एंड ये आप 10th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हो कि लीनियर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में अलोंग दी टेंजेंट होती है। सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम is it is vector quantity and it is represented by L. So L is equals to me and it is cross product of velocity and radius, cross product of velocity and radius. So me अगर हम वेक्टर रिमूव करते हैं so ये हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? VR sin थीटा, VR sin थीटा। एंड इन दिस केस थीटा क्या रहेगा? एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। सो रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का एंगल कितना है? 90। सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 90। एंड वी नो साइन 90 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाती है? MEVR साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1। सो एंगुलर मोमेंटम इज MEVR। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि बोर इन्होंने क्या बताया था कि एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट? इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। So angular momentum is MVR, it is integral multiple of h upon 2 pi. So remember this equation, ये आपके बहुत काम आ सकता है। So कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? 1h अपॉन 2 पाई। देन जो सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम रहेगा 2h अपॉन 2 पाई। देन थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम रहेगा 3h अपॉन 2 पाई। सो इस तरीके से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई जिसका एंगुलर मोमेंटम है उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। सो एंगुलर मोमेंटम कैन बी h अपॉन 2 पाई, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था। इट कैन बी h अपॉन 2 पाई, इट कैन बी 2h अपॉन 2 पाई, इट कैन बी 3h अपॉन 2 पाई एंड सो ऑन। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसे क्या कहते हैं हम? कि एंगुलर मोमेंटम को हम क्वांटाइज कर रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज एन? एन जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, रिमेंबर कि एन जो है, एन इज रिप्रेजेंटिंग, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और एन की वैल्यू 1 2 3 होती है फ्रॉम द न्यूक्लियस। एंड हमें पता है कि हम जो ऑर्बिट्स है, डिफरेंट ऑर्बिट को नाम देते हैं, k ऑर्बिट, l ऑर्बिट, m ऑर्बिट, k l m। सो यहाँ पे फॉर k प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? 1। फॉर k प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1, फॉर l प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2 एंड फॉर m प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3 एंड सो ऑन। एंड हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है एंड उस दिस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज एनर्जी लेवल। तो हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, जैसे ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। मींस ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के क्लोज रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी एनर्जी कम है एंड इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से दूर है उनकी एनर्जी ज्यादा है। इसीलिए हम ये ऑर्बिट को या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जो ऑर्बिट रिप्रेजेंट हो रहे हैं उन्हें एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, रिमेंबर जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, हायर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और जैसे ही हायर से वो लोअर में जा रहा है ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है। आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप किया तो यहां से क्या हुआ? रेडिएशन हुआ। सो आप देख सकते हो यहां पर कि एनर्जी लेवल E1 से एनर्जी लेवल E2, जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल पे जंप कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एमिशन ऑफ रेडिएशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन। एंड उसकी एनर्जी किसके बराबर होती है? h न्यू के बराबर। h न्यू मीन्स एनर्जी ऑफ फोटोन, h न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एनर्जी डिफरेंस किसके बराबर होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर होता है। बट अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है एंड यहाँ पे इसने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब की तो वो हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा अभी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, अब यहाँ पे लाइट आई एंड रेड लाइट इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया एंड ये हायर ऑर्बिट में शिफ्ट हुआ। सो आप देख सकते हो जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है तो यहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है
एंड एब्जॉर्प्शन किसके बराबर होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर, एच न्यू के बराबर होता है। सो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो डिफरेंस इन एनर्जी है डिफरेंट ऑर्बिट के बीच में, इट इज इक्वल टू एच न्यू। ये किसके बराबर है, सिंगल फोटोन के बराबर है, सिंगल क्वांटम के बराबर है। रिमेंबर द रेडिएशन इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज अ सिंगल क्वांटम हुज एनर्जी इज एच न्यू, एंड एच न्यू किसके बराबर रहेगा, डिफरेंस इन एनर्जी लेवल के बराबर रहेगा। एच इज प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएंट एनर्जी। सो अभी हमने ये सेम पॉइंट स्टडी किया है कि लोअर एनर्जी स्टेट जिसमें क्वांटम नंबर कितना होता है 1, इट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इट गेट्स एक्साइटेड एंड जंप टू आउटर ऑर्बिट। जब एनर्जी क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एनर्जी एब्जॉर्ब करने पे क्या होगा, ये हायर ऑर्बिट में जंप करेगा एंड इट हैज टू फॉल बैक टू लोअर ऑर्बिट विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हायर ऑर्बिट से लोअर में आएगा विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। सिंपल पॉइंट है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो हमने जितना अभी तक देखा, दिस आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ बोर्स थ्योरी। सबसे पहला एडवांटेज है, बोर्स थ्योरी satisfactorily explains the spectra of species having one electron like hydrogen atom, helium plus ion, lithium plus 2 ion। ये ऐसी स्पीसीज है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, क्योंकि प्लस चार्ज है, इट मींस इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, एंड इस पे +2 चार्ज है, इट मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। एंड हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, मींस 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से 1 लूज किया तो 1 बचेगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सो इट मींस इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 लूज किया क्योंकि +2 चार्ज है, तो इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। सो ऐसी स्पीसीज जिसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उनका स्पेक्ट्रा, उनका लाइन स्पेक्ट्रा, जो लाइन स्पेक्ट्रा कैसे होता है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, सो इनका लाइन स्पेक्ट्रा बोर्स थ्योरी से सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन किया गया है। अब हम डेरिवेशंस देखेंगे। ये डेरिवेशंस आपको 12th स्टैंडर्ड में भी बोर्ड्स में काम आएंगे, तो आप थोड़ा ध्यान से इसे देखिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। सो हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, सो दिस इज रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, एंड हमें पता है इसकी लीनियर वेलोसिटी कहाँ रहेगी, अलोंग द टेंजेंट रहेगी। सो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एम ई। एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू v क्रॉस r। सो एम ई इट इज vr sin थीटा, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, इट इज 90 डिग्री। सो एंगुलर मोमेंटम इज एम ई vr sin 90। so L is equals to MEVR। so this is value of angular momentum। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। so ये हमें किससे मिलता है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल एंगुलर, दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी। सो हम इसको कह सकते हैं दिस इज क्लासिकल एंगुलर मोमेंटम। आफ्टर दैट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द बोर, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। फॉर इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट, क्वांटम थ्योरी। सो इसे हम कह सकते हैं दिस इज क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम, दिस इज क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। सो ये दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, दोनों तो एंगुलर मोमेंटम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वी कैन राइट L इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, n टाइम्स h अपॉन 2 पाई, एंड इट इज इक्वल टू MEVR। दोनों फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम के लिए,
तो अगर इसे हम r के लिए रीअरेंज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं MEVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। सो r के लिए रीअरेंज करने पे हमें क्या मिलता है, NH अपॉन 2 पाई MEV। सो इसे इक्वेशन हम 1 कंसीडर करेंगे। अब हमें रेडियस का जो इक्वेशन है, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, बोर्स ऑर्बिट की रेडियस की, इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या है बोर्स ऑर्बिट में, ये बताने के लिए ये इक्वेशन हमारे पास आया। बट इसे अगर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इसे और सॉल्व करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि इसे इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी हम बना सके। उसके लिए देखिए बोर्स ने क्या बताया था, बोर्स थॉट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड इन ऑर्बिट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने बोर्स पोस्टुलेट में देखा है, मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं, बोर थॉट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड इन ऑर्बिट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So according to the Coulomb's electrostatic force law, हम कह सकते हैं यहां पर, मैं आपको पहले वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि फोर्स Coulomb's law क्या था। सपोज दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। सो अकॉर्डिंग टू द Coulomb's law, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू लाइक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। आप इसको रिलेट कर सकते हो ग्रेविटेशनल लॉ से, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड कूलोम लॉ में दिया हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बिल्कुल ये सिमिलर है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। सो अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हमें मिलेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बट यहां पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या रहेगा यहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो इक्वल टू का साइन आ जाएगा जब हम कांस्टेंट लिखेंगे, तो F इज इक्वल्स टू, बट यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं E स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सो दिस इज ग्रेविटेशनल, सॉरी दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड अकॉर्डिंग टू द बोर, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। इट मीन्स दिस अब सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, सर्कुलर मोशन जहां भी होता है वहां पे आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो एंड अकॉर्डिंग टू द बोर, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसने प्रोवाइड किया, दिस कूलोम फोर्स ने। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये किसने प्रोवाइड किया है, कूलोम्स फोर्स ने। सो अगर हम इन्हें इक्वेट करें, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, एंड व्हाट इज कूलोम्स, सॉरी दिस इज कूलोम्स फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं फॉर v स्क्वायर। सो v स्क्वायर के लिए सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, वी कैन राइट v स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन, यहां पे ये R स्क्वायर और R कैंसिल हो जाता है, सो me नीचे आ जाएगा। सो v स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट me, एंड एक सिंगल R यहां पे बचेगा। सो ये रहेगा v स्क्वायर। इसके पहले हमने R के लिए फॉर्मूला क्या देखा था, उसे इक्वेशन 1 लिखा था, इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। सो फ्रॉम 1 we can write R का इक्वेशन, R is
NH अपॉन 2 पाई MEV। देख लेते हैं करेक्ट है क्या। यस, NH 2 पाई MEV। सो ये हो गया R, बट यहाँ पे हमारे पास V स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं। सो अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा, R स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई, सॉरी हाँ, 2 जा स्क्वायर 4, पाई जा स्क्वायर पाई स्क्वायर, देन M जा स्क्वायर एंड V स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 3। सो फ्रॉम 2 एंड 3 हमें क्या मिलेगा, 2 एंड 3 V स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखे, या फिर बेटर ये होगा V स्क्वायर के लिए अगर हम इक्वेशन बनाए और दोनों जगह V स्क्वायर को इक्वेट कर दे, तो हम इसे इक्वेशन 3 नहीं लिखते हैं। यहाँ पे इसे V स्क्वायर के लिए रीअरेंज करते हैं, तो V स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर, V स्क्वायर ऊपर चले गया, एंड 4 पाई स्क्वायर ME स्क्वायर R स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 2 और 3 दोनों V स्क्वायर के लिए, तो दोनों को हम इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MER, एंड यहाँ पे वैल्यू है N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ME स्क्वायर R स्क्वायर। सारी वैल्यूज हमने लिख ली। अब क्या कैंसिल हो रहा है उसे लिख लेते हैं। 4 कैंसिल, देन पाई एंड स्क्वायर कैंसिल, देन ME एंड स्क्वायर कैंसिल, देन R एंड स्क्वायर कैंसिल। सो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे कैंसिल हो जाती है। सो हमारे पास R के लिए इक्वेशन क्या बचता है, R को हम ऊपर भेज देंगे यहाँ पर, दिस इज R, या फिर जो बचा हुआ है लिख लेते हैं। हमारे पास बच गया है E स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइड बाय पाई MER। सो R को हम ऊपर भेज देंगे, देन एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइड बाय पाई MEE स्क्वायर। सो ये रहेगा फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, एंड इसमें सारी स्टैंडर्ड वैल्यू, सारी कांस्टेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एंड फॉर हाइड्रोजन एटम बोर ने कैलकुलेट किया, फॉर हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट किया, n की वैल्यू जब 1 रखी, सो रेडियस आई इसकी 0.53 इंटू 10 पावर -10 मीटर। फॉर सेकेंड ऑर्बिट रेडियस मिला 2.1 इंटू 10 पावर -10 मीटर। डोंट वरी, आपको इतनी सारी वैल्यूज याद नहीं रखनी है, बट आप फर्स्ट वैल्यू याद रखिए कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी है। एंड ये इसमें सारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू स्टैंडर्ड है, n की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है 1 2, h की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। तो सारी वैल्यूज हमें कांस्टेंट ही यहाँ पर मिली है। सो इस तरीके से रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट के लिए इक्वेशन डिराइव किया गया है। सो डरिए मत, आप एक दो बार इसका प्रैक्टिस कीजिए, रिटर्न प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा। एंड एक बार फिर से ये वीडियो देखिए। देन वेलोसिटी ऑफ बोर ऑर्बिट के लिए हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट के लिए डेरिवेशन देखते हैं। जैसे कि हमने पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज प्रोवाइडेड बाय कूलॉम्ब फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज व्हाट, MEV स्क्वायर बाय R, MV स्क्वायर बाय R, एंड कूलॉम्ब फोर्स क्या था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पे R और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, देन V स्क्वायर के लिए इक्वेशन मिलता है हमें E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा ME एंड R। एंड रेडियस का इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है। रेडियस हमें क्या मिला था प्रीवियस इक्वेशन में, एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइड बाय पाई MEE स्क्वायर। सो R की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें इक्वेशन मिलता है V स्क्वायर इज इक्वल्स टू E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ME, R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर बाय पाई ME, यहाँ पे था E स्क्वायर, देन पाई कैंसल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल। सो V स्क्वायर के लिए इक्वेशन क्या आता है, E स्क्वायर न्यूमरेटर में चले जाएगा, सो E स्क्वायर इंटू E स्क्वायर E पावर 4 डिवाइड बाय 4
एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट द स्क्वायर, देन एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर. सो टेकिंग स्क्वायर रूट तो हमें मिलेगा v इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच. ये रहेगा वेलोसिटी ऑफ बोर्स ऑर्बिट. एंड अगर इसमें हम सारी स्टैंडर्ड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें एंड फॉर n इक्वल टू 1 वेलोसिटी कितना आता है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, विच इज मच लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो इससे जो आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी है वो भी करेक्ट बैठती है. आई मीन आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ पर उसके जो रूल्स है या उसके जो लॉ है यहाँ पर उसके अंडर में रह के ही वैल्यू निकली है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट. एंड आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग किसी भी चीज की स्पीड जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती. सो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम ही है. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डेरिवेशन भी खत्म होता है. सो इसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अगर अभी तक आपने अलायंस एजुकेशन को फॉलो नहीं किया है तो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अलायंस एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं. एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने स्टोरी पे शेयर कीजिए एंड अलायंस एजुकेशन को टैग कीजिए विद हैशटैग डिजिटल अलायंस. हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे. एंड आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं. एंड अगर ये आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन and do subscribe the channel for the regular updates and press the bell icon. Thanks for watching.